हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। FSSAI ने खाने में माइक्रो प्लास्टिक कंटेमिनेशन को ख़त्म करने के लिए, इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। आज की इस वीडियो में हम इसी प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा करेंगे और ये माइक्रो प्लास्टिक कंटेमिनेशन आखिर है क्या और कहाँ पाया गया है, जिसके बाद से चिंता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और इस कंटेमिनेशन का हमारे ह्यूमन बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो भी हम इस वीडियो में पूरी तरीके से समझेंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और इस तरह की वीडियो मिस ना हो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको एक न्यूज़ दिखाता हूँ। ये 3-4 दिन पहले की न्यूज़ है, सभी पेपर्स ने इसको कवर किया कि दिल्ली बेस्ड एक NGO है टॉक्सिक लिंक, इसने जो एक स्टडी कंडक्ट करी और उस स्टडी में क्या मिला कि भारत के जितने भी शॉर्ट और शुगर के ब्रांड्स हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स भी जिनके नमक और चीनी आते हैं, उनमें माइक्रो प्लास्टिक पाया गया है। मतलब जब बड़े में पाया जा रहा है तो जो छोटे ब्रांड्स हैं उनमें तो होगा ही होगा। और ये भी बताया कि सिर्फ यहीं तक ये सीमित नहीं है, बल्कि जो हम एयर ब्रीथ कर रहे हैं माइक्रो प्लास्टिक वहाँ पर भी हैं। और इसी के बाद ये जो चिंता है माइक्रो प्लास्टिक कंटेमिनेशन की, बढ़ जाती है। तो वीडियो के मेन कंटेंट की शुरुआत करूँ इससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें जैसे बता दूँ। जैसे माइक्रो प्लास्टिक का मतलब होता है ऐसे प्लास्टिक के पार्टिकल्स जिनका साइज 5 mm से कम हो, 5 मिलीमीटर से कम है, माइक्रो प्लास्टिक कहलाएंगे। और माइक्रो प्लास्टिक दो तरीके से बनते हैं। पहला जो तरीका होता है उनको कहते हैं प्राइमरी माइक्रो प्लास्टिक। मतलब ये माइक्रो प्लास्टिक इंटेंशनली बनाए जाते हैं, जानबूझ करके बनाए जाते हैं, जो कि अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, अलग अलग इनके काम होते हैं। जैसे आपने कभी प्लास्टिक की प्लेट वगैरह बनते देखा होगा, उसमें इस तरह के माइक्रो प्लास्टिक को ऐसा डाला जाएगा, प्रेस किया जाएगा तो वो प्लेट बनती है। तो ऐसे ही इंटेंशनली बनाए जाते हैं, प्राइमरी होते हैं। दूसरे होते हैं जिनको कहा जाता है सेकेंडरी। अब सेकेंडरी जो खुद ब खुद बनते हैं डिग्रेड होकर के, जो बड़े प्लास्टिक हैं उससे डिग्रेड होकर के, वो यूवी रेडिएशन की वजह से हो सकता है, वेदर की वजह से हो सकता है या फिर प्रेशर की वजह से हो सकता है, वो धीरे धीरे डिग्रेड होते रहते हैं, ख़त्म होते रहते हैं, जिनकी वजह से सेकेंडरी माइक्रो प्लास्टिक बनते हैं। तो प्राइमरी वाले को तो कंट्रोल किया जा सकता है, हम खुद ही बना रहे हैं और इसका जो एक्सपोजर लेवल है इसको कंट्रोल कर सकते हैं। सेकेंडरी वाला तो अपने आप बन रहा है और इसको ही कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ये हर जगह व्याप्त हो चुका है। हमारे खाने से लेकर के, हमारे पीने से लेकर के, हमारे समुद्र से, हर जगह जो हम सांस ले रहे हैं, जैसे इसमें बताया गया, उस सब में भी माइक्रो प्लास्टिक मिला हुआ है। क्योंकि सेकेंडरी माइक्रो प्लास्टिक का जो डिग्रेडेशन हो रहा है वो कंट्रोल के बाहर है। और अभी तक तो ये भी सही से नहीं पता चल पाया है कि जो हम माइक्रो प्लास्टिक ब्रीथ कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, उसका क्या हेल्थ इम्पैक्ट हमारे शरीर पे पड़ रहा है। तो चलिए समझते हैं आगे कि इसमें क्या है ये प्रोजेक्ट और कैसे काम करेगा, सारी चीज़ें डिटेल में। तो हम मेन न्यूज़ पे बढ़ते हैं। FSSAI ने जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया है ये आखिर है क्या। तो ये अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये ग्राउंड ब्रेकिंग प्रोजेक्ट होने वाला है, अपनी तरह का इंडिया में पहला इस तरह का कोई प्रोजेक्ट है जो कि होने वाला है। और ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग भी होने वाला है कि वो माइक्रो प्लास्टिक कंटेमिनेशन का जो इशू है इसको एड्रेस करेगा। इसका जो टाइटल है माइक्रो एंड नैनो प्लास्टिक्स एज इमर्जिंग फूड कंटेमिनेंट्स, establishing validated methodologies and understanding the prevalence in different food metrics। तो इतना बड़ा सा इस प्रोजेक्ट का टाइटल है। अब इसमें होगा क्या कि ये जो प्रोजेक्ट है ये कई सारे अपने ऑब्जेक्टिव पे काम करेगा। जैसे सबसे पहले तो डेवलप किया जाएगा कुछ एनालिटिकल मेथड जिसके माध्यम से ये जो माइक्रो प्लास्टिक कंटेमिनेशन को डिटेक्ट किया जा सके। तो कुछ किए जाएंगे, वैलिडेट किए जाएंगे मेथड, माइक्रो और नैनो दोनों तरह के जो प्लास्टिक्स हैं वेरियस फूड प्रोडक्ट में, इनको डिटेक्ट करने के लिए, जो कि बहुत मुश्किल काम है। जैसा मैंने आपको बताया कि ये सिर्फ फूड में मिले हुए हैं ऐसा नहीं है, जो हम एयर ब्रीथ कर रहे हैं उसमें भी हैं। और ये जैसा इस स्टडी में भी फाइंड किया गया था कि इनको डिटेक्ट कर पाना काफ़ी चैलेंजिंग काम है। फिर दूसरा जो इसका ऑब्जेक्टिव है डेटा कलेक्शन का, कि ये एसेस करेगा प्रीवेलेंस एंड एक्सपोजर लेवल ऑफ माइक्रो प्लास्टिक अमंग इंडियन कंज्यूमर्स, कि अभी तक कितना माइक्रो प्लास्टिक भारतीय कंज्यूमर्स को सर्व हो चुका है और एक्सपोजर लेवल क्या है माइक्रो प्लास्टिक का। कुछ दिनों पहले भी एक ऐसी न्यूज आई थी कि लगभग अगर देखा जाए तो लोगों के जो खून है उसमें तक भी माइक्रो प्लास्टिक मिल चुका है। मतलब माइक्रो प्लास्टिक कितने लेवल तक हमारे अंदर जा चुका है। इसमें कुछ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स भी डेवलप करी जाएंगी एनालाइज करने के लिए माइक्रो प्लास्टिक या नैनो प्लास्टिक को। आपको पता है कि रेगुलेटिंग एजेंसी है, इसके द्वारा जो प्रोटोकॉल्स डेवलप करी जाएंगी वही हर जगह लागू होंगी और उन्हीं के माध्यम से जो फूड इंडस्ट्री है वो भी अपना काम करेगी माइक्रो प्लास्टिक या नैनो प्लास्टिक को रिमूव या डिटेक्ट करने का। और इसमें कोलैबोरेटिव रिसर्च भी होगा, इंट्रा और इंटर लेबोरेटरी कंपैरिजन होंगे विथ लीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंट्रा का मतलब विद इन FSSAI जो लेबोरेटरीज़ हैं उनसे अलग अलग डेटाज का कंपैरिजन,
इंटर का मतलब FSSAI की लेबोरेटरी के साथ जो अलग और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी लैब में जो रिसर्च हो रहा है, क्या रिजल्ट मिल रहा है, वो सारी कंपैरिजन वाला डेटा यहाँ पे होगा। और इसी के लिए FSSAI ने सिर्फ अपने ऊपर डिपेंडेंट ना रहते हुए यहाँ पे कोलेबोरेशन किया है भारत की कुछ प्रोमिनेंट रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे CSIR का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च जो कि लखनऊ में है, ICAR का सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी जो कि कोची में है, और उसके साथ बिट्स पिलानी बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज, इसके साथ ये 3 इंस्टीट्यूट हैं, काफ़ी प्रोमिनेंट ये इंस्टीट्यूट्स हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं जिनके साथ FSSAI कोलेबोरेट कर रहा है। हो सकता है आगे आने वाले समय में ये जो कोलेबोरेशन है ये और के साथ बढ़ जाए समय के साथ, लेकिन शुरुआत अभी इन 3 के साथ हो रही है। अगर हम यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के सिग्निफिकेंस की बात करें कि ये प्रोजेक्ट का क्या सिग्निफिकेंस होगा, क्या इससे बदलाव होगा, तो सबसे पहला बात तो यही, जो माइक्रोप्लास्टिक का जो पोल्यूशन है उसको जो है रोकने में ये कारगर होगा, और जो नीड है कि कितने जल्दी हम इस तरह के माइक्रोप्लास्टिक कंटेमिनेशन को दूर कर सकें, उसके लिए क्या इमीडिएट एक्शन लिए जा सकते हैं, वो सारी चीज़ें करने का प्रयास करेगा। फिर हेल्थ इम्प्लीकेशंस, दूसरा इसका एक सिग्निफिकेंस हो सकता है कि जो माइक्रोप्लास्टिक का इंजेक्शन है हैज़ बीन लिंक टू हेल्थ इश्यूज सच एज इन्फ्लेमेशन, सेलुलर डैमेज एंड एंडोक्राइन डिसरप्शन। इसके साथ ये तो एक कह सकते हैं मोटे मोटे एक कह सकते हैं इम्प्लीकेशंस हैं। सेलुलर डैमेज होने की वजह से बहुत सारी और बीमारियां हो सकती हैं, एंडोक्राइन डिसरप्शन की वजह से बहुत सारी और बीमारियां हो सकती हैं। एक मैं रिसर्च पेपर पढ़ रहा था जिसमें बताया गया था कि कैंसर जैसी बीमारियां भी माइक्रोप्लास्टिक की वजह से हो रही हैं। तो मतलब बड़ी बीमारियां, एलर्जीज़ और स्किन से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां इनकी वजह से हो रही हैं। दूसरा, यहाँ तीसरा, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क डेवलप करने का प्रयास करेगा ये प्रोजेक्ट, जिससे जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं ताकि पब्लिक की जो हेल्थ है इंडिया में वो बचाई जा सके माइक्रोप्लास्टिक या नैनो प्लास्टिक कंटेमिनेशन से। तो उसके लिए क्या रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होगा, कैसे कंपनीज़ को इसको एड्रेस करना होगा, क्या तरीके, क्या टेक्नोलॉजीज़ डेवलप करनी होंगी और उन्हें अपने यहाँ लगाना होगा ताकि माइक्रोप्लास्टिक कंटेमिनेशन से बचा जा सके, वो सब चीज़ें भी इस प्रोजेक्ट के तहत ही आएंगी। तो हम डिटेल में थोड़ा समझ लेते हैं कि ह्यूमन हेल्थ पे क्या प्रभाव पड़ेगा माइक्रोप्लास्टिक का, अगर चले जाते हैं हमारे शरीर में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जैसा आपको पहले ही बताया कि माइक्रोप्लास्टिक का मतलब 5 mm से छोटे जो कण होते हैं प्लास्टिक के, वो माइक्रोप्लास्टिक कहलाते हैं। तो ये जो हैं ये वेरियस फूड में डिटेक्ट हुए हैं, और फूड के साथ साथ ये वाटर से लेकर के एयर तक में डिटेक्ट हुए हैं जो हम इनहेल कर रहे हैं। और इसी तरह जैसे प्लास्टिक वाली बॉटल्स होती हैं जिसमें पानी मिलता है, तो उसकी वजह से भी हम पी भी रहे हैं इनको, जो माइक्रोप्लास्टिक्स हैं। तो इसकी वजह से सबसे पहला यहाँ पे बताया गया कि सेलुलर डैमेज होता है, सेल लेवल पे डैमेज हो रहा है। तो ये जो सेलुलर इन्फ्लेमेशन होती हैं, डैमेज होती है, माइक्रोप्लास्टिक करते हैं। DNA डैमेज तक भी माइक्रोप्लास्टिक करते हैं। DNA डैमेज हो गया तो समझिए जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है वही डैमेज हो गया हमारी शरीर का। फिर इंडोक्राइन डिसरप्शन होता है, जिसकी वजह से जो हार्मोनल इम्बैलेंस है वो बढ़ जाता है। जब इंडोक्राइन सही से नहीं काम होगा तो हार्मोनल इम्बैलेंस बढ़ेगा, कुछ हार्मोन कम होंगे, कुछ ज़्यादा होंगे, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां और बहुत तरह की कंडीशंस पैदा हो सकती हैं। फिर एक्यूमुलेशन इन ऑर्गन्स, चूँकि ये माइक्रोप्लास्टिक्स हैं, अब ये पचेंगे तो है नहीं, इनको एनवायरनमेंट या फिर खुले में ही कहा जाता है कि प्लास्टिक को डिग्रेड होने में कितने लाखों करोड़ों साल लग जाएंगे, तो ऐसे में इनको पचा तो सकते नहीं हैं। तो माइक्रोप्लास्टिक हमारे ब्लड स्ट्रीम में एक्यूमुलेट हो सकते हैं, इकट्ठा हो सकते हैं स्मॉल साइज़ की वजह से, जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनमें एक्यूमुलेट हो सकती हैं, और इसके वजह से बहुत सारे जो कह सकते हैं इम्प्लीकेशंस हैं हमारी हेल्थ से लेकर के हो सकती हैं। लेकिन अभी इसका एक्चुअल में क्या प्रभाव पड़ेगा या क्या प्रभाव पड़ रहा है, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं, हमें ये लगता है हम सब कुछ सही खा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, सब कुछ रूटीन भी सही, उसके बाद भी जो हमारी तबीयत है वो सही नहीं है। तो हो सकता है कि उनके पीछे कुछ इस तरह के रीजंस भी जो अभी तक हम समझ ही नहीं पाए। तो इसके ऊपर भी अब ये जो प्रोजेक्ट ऐसे आएंगे तो रिसर्च होगी तो बहुत सारी और भी चीज़ें निकल के आएंगी। तो अगर मैं बात करूं FSSAI की, जिसके बारे में इतनी सारी चर्चाएं हुई, तो इसका फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये प्रीमियर रेगुलेटरी बॉडी है, किसके लिए है, रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी इन इंडिया, कि भारत में जो फूड सेफ्टी और क्वालिटी है उसको लेकर के क्या फ्रेमवर्क बनेंगे, क्या रेगुलेशंस होंगे, वो सारे काम इसका काम है FSSAI का। इसको इस्टेब्लिश किया गया था फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के द्वारा, और ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत काम करती है। इसका जो कह सकते हैं कुछ बहुत सारे काम होंगे, उनमें से कुछ मेन काम हैं, जैसे रेगुलेटिंग फूड सेफ्टी, कि भारत में जो फूड सेफ्टी है उसको लेकर के क्या नियम कानून बनाने चाहिए, उसको रेगुलेट करना। बहुत सारी तरह की चीज़ें होती हैं कि हमें किसी खाने में कितना शुगर का लेवल इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सोडियम का लेवल इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ऐसे लेकर के और क्या क्या
उसमें जो बहुत छोटे छोटे फैक्टर्स होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, सब कुछ रेगुलेट करने का काम इसका होता है। इशूइंग गाइडलाइंस एंड रेगुलेशन, ये भी इसका काम है, समय समय पर गाइडलाइंस रेगुलेशंस को इशू करना। कंडक्टिंग रिसर्च एंड रिस्क असेसमेंट, जैसे ये अभी हो रहा है कि अभी रिस्क असेसमेंट किया जाएगा, रिसर्च भी किया जाएगा, ये भी है फूड को लेकर के। सर्टिफिकेशन एंड लाइसेंसिंग, आप कोई भी खाने का आइटम देखेंगे तो उसमें आपको FSSAI का जो लोगो है बना हुआ दिखेगा, नंबर दिखेगा। किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे, किसी खाने के स्टॉल पे जाएंगे तो वहाँ पे इसका सर्टिफिकेट आपको टंगा हुआ मिलेगा। तो ये भी काम है FSSAI का, जो कि इंश्योर करता है वहाँ पे मिलने वाली जो चीज़ें हैं वो सही तरीके से काम कर रही हैं, सही खाना वहाँ पे परोसा जा रहा है, या फिर जो आपको पैकेज फूड मिल रहा है वो नियमों के अनुसार है। फिर कंज्यूमर अवेयरनेस एंड एजुकेशन, ये भी इसके कामों में से एक है कि ये कंज्यूमर को अवेयर करने का काम करता है, उसके एजुकेशन के लिए काम करता है। हमें किस तरह का खाना खाना चाहिए, किन खानों को अवॉइड करना चाहिए, कौन से खाने से हमें आगे आने वाले समय में, जैसे कुछ सालों पहले इसका एक अवेयरनेस कैंपेन चला था जिसमें ये अवेयर किया जा रहा था किस तरह के खाने को लेकर के जो दिल की बीमारियां हैं वो बढ़ रही हैं। तो ऐसे भी अवेयरनेस के प्रोग्राम ये चलाता है। इसके अलावा बहुत सारे और भी तरह के रेगुलेशन समय समय पे आते रहते हैं। जैसे खाने में कोई भी पैकेज्ड फूड होता है उसमें जो मात्राएं लिखी रहती हैं तो उनको कैसे लिखा जाता है कि उसमें एक रेगुलेशन ऐसा है कि जो उस खाने में जो मात्रा जिस पदार्थ की मात्रा सबसे ज़्यादा होगी वो सबसे ऊपर होगा, जिसकी सबसे कम होगी वो सबसे नीचे होगा। इस तरीके का रेगुलेशन ये सब FSAI के द्वारा होता है। अभी कुछ दिनों पहले ये था कि खाने को लेकर के, जैसे जो भारत में जो स्नैक्स मिलते हैं उनको लेकर के स्टार रेटिंग देने का भी था, तो उसको लेकर के बहुत विवाद भी हुआ था। जैसे भारत की बहुत फेवरेट मिठाई में से एक रसगुल्ला वगैरह, उन सबको शायद आधा या 0 स्टार ऐसे दिया गया था, सही से याद नहीं है। इसको लेकर के बहुत था कि मतलब उसको खाने से कुछ आपको न्यूट्रिशनल वैल्यू ऐसे प्राप्त नहीं हो रही है, चीनी आपके शरीर में जा रहा है, बहुत ज़्यादा कैलोरी जो है उससे मिलती है, जो कि आने वाले समय में आपको हार्ट की बीमारी और डायबिटीज़ इन सब की तरफ लेके जाएगी। तो ऐसे ही ये सारी जो चीज़ें हैं ये भी FSSAI भी काम करता है इसके लिए। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी, समझ में आई, और इसको लेकर के बहुत सारे तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने पूरा डिटेल में इसको बना दिया है आपके एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा लगा ये वीडियो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और इस तरह की और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।